हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, ये एक आर्टिकल है जो कि अमर उजाला का आर्टिकल देहरादून का है, शनिवार 28 अप्रैल 2018 का, पेज नंबर 11 पे, जिसमें साफ साफ मेंशन है समान काम का समान वेतन नहीं देगी सरकार। सभी विभागों को अदालती मामलों में प्रतिवाद करने के निर्देश और स्थायी व अस्थायी कर्मियों के संबंध में जारी की गाइडलाइंस। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको इस आर्टिकल का यूज़ किस तरीके से आप अपने कोर्ट केस के लिए भी कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो आपके कोर्ट केस के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, इससे आप सरकार की कारगुजारियों को दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, प्रदेश की सरकार की राजकीय विभागों में दैनिक वेतन, संविदा व आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों को समान काम का समान वेतन देने की मंशा नहीं है। सभी प्रशासनिक विभागों को ताकीद किया गया है कि विभिन्न अदालतों में समान काम का समान वेतन के मामलों में तत्परता के साथ प्रतिवाद करें। जहां तक इस संबंध में आदेश पारित हुए हैं उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में अपील या विशेष अनुज्ञा याचिका यानी कि एसएलपी दायर की जाए। कार्मिक विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी ये दिशा निर्देश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को जारी किए गए हैं, यानी सबको भेज दिए गए हैं गाइडलाइंस। दिशा निर्देशों में कार्मिक विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय समेत अन्य न्यायिक फैसलों का उल्लेखन किया है। समान काम का समान वेतन के लिए अदालतों में लगातार बढ़ रहे मामले और कतिपय कार्मिकों के पक्ष में आए फैसलों के बाद सरकार को यह गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। मतलब अगर आप गलत काम कर रहे हो तो हारोगे ही ना, उसके बाद फिर आप गाइडलाइन जारी करके क्या फ़ायदा रहता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से गाइडलाइंस क्या क्या जारी करी गई हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, जस्टिस जेएस खेड़ और एस ए बोबडे का 26 अक्टूबर 2016 का, जिसके अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप समान काम समान वेतन का अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि सेम और सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वही एक परमानेंट आदमी भी काम कर रहा है और आपका डेजिग्नेशन भी वही है और उसका भी डेजिग्नेशन वही है, तभी आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के एंटाइटल हो सकते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया हुआ है सरकार ने, आप ये देखिए। आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा सरकार इस चीज को कैसे अवॉइड कर रही है। शासन की अनुमति के बगैर अस्थायी नियुक्ति पर नपेंगे विभागीय अधिकारी। उन्होंने लिखा है, ना पदनाम देंगे ना सीधे भुगतान करेंगे विभाग। मतलब किसी भी दिशा में विभाग या संगठन आउटसोर्स से नियुक्त व्यक्ति को सीधे भुगतान नहीं करेगा और ना ही उन्हें संवर्गीय पदनाम अथवा नियमित पदों के सापेक्ष नियोजित अथवा पद का वेतनमान देगा। शासन की इजाजत के बगैर ऐसे भुगतान की वसूली संबंधित अधिकारी का या आहरण वितरण अधिकारी के वेतन या पेंशन से की जाएगी। मतलब आप देखिए, उन्होंने बेसिकली क्या कहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, जिस समान काम का समान वेतन को, जिसमें कि इक्वल सेम और सिमिलर काइंड ऑफ जॉब नहीं होनी चाहिए, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई संबंधित अधिकार जो अप्लाई है उसको रखा, उसको पदनाम ही मत लो, मतलब उसको डेजिग्नेशन ही मत दो, तो वो कैसे पता लगेगा कि ये काम सेम और सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को परफॉर्म कर रहा है। तो एक तो उन्होंने ये टैक्टिक लगाई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बचने के लिए, ये चीज। और एक दूसरी, आगे हम बढ़ते हैं, मैं आगे बताता हूं एक दूसरी बात उन्होंने क्या कही है। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता होने पर, अब इस चीज पॉइंट को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आवश्यकता होने पर आउटसोर्स से भरे जाएंगे पद। विभागीय आवश्यकता होने पर कार्मिक विभाग की सहमति पर ही केवल आउटसोर्स नियुक्ति हो सकेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष में 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक जो भी पहले हो, नियोक्ता और सेवा प्रदाता एजेंसी के बीच अनुबंध होगा, जिसमें पारिश्रमिक और ली जाने वाली सेवा का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। अब लास्ट में ये लाइन बहुत ध्यान देने वाली लाइन है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, अनुबंध नवीनीकरण का समय रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब अनुबंध नवीनीकरण के समय रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आपको मैं ये क्लियर कर दूं, ये रोटेशन क्या है। अनुबंध नवीनीकरण मतलब जब आप उसको रिन्यूअल होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस समय रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रोटेशन की मतलब एक एम्प्लॉय जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है उसको हटा के दूसरे एम्प्लॉय को रख देंगे उसी पोस्ट के लिए और उससे भी वही काम लेंगे। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ अपने जजमेंट्स के अंदर कहा है कि यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट अ टेम्परेरी एम्प्लॉय विद द टेम्परेरी एम्प्लॉय, यू कैन ओनली सब्सटीट्यूट अ टेम्परेरी एम्प्लॉय विद द परमानेंट सेलेक्टेड एम्प्लॉय। मतलब
अगर आप कोई गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को किसी डिपार्टमेंट में रखती है पर टेम्परेरी डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए, तो उसको हटाकर वह दूसरे एम्प्लॉय को नहीं रख सकती। उसको हटा के वो सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को ही रख सकती है, दूसरे टेम्परेरी एम्प्लॉय को नहीं रख सकती। अगर ऐसा कर रही है तो ये एक माल प्रैक्टिस है और इस चीज से लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए वो साफ साफ लिख रहे हैं कि हम इसमें नवीनीकरण में रोटेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये दो चीजें जो कि अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल के माध्यम से कोर्ट के संज्ञान में ला सकते हैं। अगर कोई संविदा कर्मचारी, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज समान काम का समान वेतन का केस लड़ रहे हैं उत्तराखंड में, और मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो इसको किसी और स्टेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं शायद, लेकिन उत्तराखंड के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज साफ पता लग जाएगी इस आर्टिकल से कि वो कंसर्न एम्प्लॉय जो कि केस लड़ रहा है वो इस चीज को दिखा सकता है कोर्ट के अंदर कि सर एक तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का वायलेशन किया हुआ है, जिसके तहत साफ साफ बोला जाता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपने रखा है तो उसको एक आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, चाहे वो टेम्परेरी एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, उसे एक आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। उस पर उसका डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए, उसका नाम मेंशन होना चाहिए, उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। लेकिन जब आप उसका पदनाम ही नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसके आइडेंटिटी कार्ड पे पदनाम नहीं लिख पाएंगे, डेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से बचना चाहते हैं जिसमें सम इक्वल और सेम और सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का वर्णन है। तो एक तो इन्होंने ये काम नियम विरुद्ध करा हुआ है, और दूसरा जो आप देखें उसके अंदर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अनुबंध नवीनीकरण के समय रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये भी एक गलत चीज है, क्योंकि रोटेशन क्यों? अगर आपको रखना है तो उस पोस्ट पर उसी एम्प्लॉय को काम करने दें, या फिर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो परमानेंट सिलेक्टेड एम्प्लॉय को उसकी जगह रखें। लेकिन ये शो करता है कि आप नवीनीकरण बार बार कर रहे हैं, तो ये शो करता है द नेचर ऑफ जॉब इज परमानेंट इन नेचर, मतलब वो जो जॉब है जिस पे आप रोटेशन कर रहे हो वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है, और परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे आप पोस्ट पे कहीं भी आप टेम्परेरी एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसको आर्टिकल को यूज करके सरकार की कारगुजारियों को शो कर सकते हैं कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि सरकार ने इसके अंदर अपने सारे ही पत्ते खोल के रख दिए हैं कि वो क्या क्या करने की सोच रही है, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशन से रिलेटेड वीडियोस और कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स के वीडियोस लेके आता रहता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टाइम पे टाइम मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। गुड बाय।